बिल को पास कराना था उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो अगर 2/3 बहुमत चाहिए था तो हम स्ट्रेटजिकली रणनीतिक तौर पर हमारी चूक है। ये अपेक्षित है आधी आबादी को आधा हक मिले। प्रधान इस देश की संसद में इसका मजाक उड़ाया। मैं इसकी कड़ी आलोचना करूं। सर दोनों पक्षों पर, एक पक्ष में दोनों पक्ष, जब बड़े बदलाव की बात होगी तो 2/3 बहुमत की जरूरत, इसलिए कि संविधान साधारण बहुमत से कोई सरकार, कोई काला कानून या मनमर्जी देश पर नहीं थोपे। लोग कहते हैं कि आनंद भवन क्यों नहीं बोले, वो उन्हीं लोगों से पूछिए कि नितिन नवीन जी क्यों नहीं बोल रहे, संजय झा जी क्यों नहीं बोल रहे, ललन सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे। और समझने की कोशिश करेंगे सर किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को। ये बिल गिरा, लेकिन आप ही के अनुसार बहुमत किसके पक्ष में था? सदन बिल के पक्ष में था। अल्पमत किसके पक्ष में था? इसके विपक्ष में, प्रतिपक्ष में था। तो ये तो स्वाभाविक है कि जिस बिल को पास कराना था उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। तो अगर 2/3 बहुमत चाहिए था तो हम स्ट्रेटजिकली रणनीतिक तौर पर हमारी चूक है। ये बहुमत की चूक नहीं है। रणनीतिक तौर पर जब हमको 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत हमारा नहीं है, पहले ही हम लोगों ने नारा दिया था, एनडीए की तरफ से नारा आया था कि 400 पार, अब की बार 400 पार। जिसको लोगों ने कहा, जिस पर भ्रम फैलाया कि संविधान में संशोधन चाहते हैं, मनमर्जी चाहते हैं, ये अफवाह बड़ी जोरों की आई और आप जहां हैं वो वास्तविकता सब जानते हैं। ऐसे में जहां हम हैं उस वस्तु स्थिति को समझते हुए इस बिल को लाने के पहले एक्सरसाइज करना चाहिए कि हम सबों की सहमति इस बिल से लें। अब इसमें मैं समझता हूं कि महिला बिल के नाम पर या परिसीमन के नाम पर कोई किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसमें एक सटा दिया गया कि हम बहुमत से कोई भी विधेयक पास कर लेंगे, कोई भी कानून बना लेंगे, ये जो तीसरा इसमें पेच फंसा दिया गया, तो लोगों ने इसको चालाकी समझा और समझा कि दूरगामी स्ट्रेटजी क्या है ना। तो ये इसको एक बीजेपी की रणनीति मान करके लोगों ने इसको अस्वीकार किया। मैं अभी भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इसको सिर्फ महिला और उसके परिसीमन का बिल लाया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और ये पास होगा। और अगर ये पास नहीं होगा तो किसी को बहाना नहीं होगा। एक बहाना मिल गया, जैसे तीसरा उसमें पेच फंसा दिए लोगों ने कि भाई बहुमत से कल को कोई भी कानून देश का चेंज हो सकता है, कोई भी कानून लादा जा सकता है, वहीं पर ये मामला फंस गया। तो महिला बिल पर हमको नहीं समझते हैं कि कोई आपत्ति। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि सरकार के पक्ष को, कि एक बार सत्ता पक्ष को, कि एक बार सबको विश्वास में लेकर महिला और महिलाओं के लिए परिसीमन का बिल रहा है। विपक्ष जो है वो इस बिल के टाइमिंग पर सवाल उठा रही, कह रही कि बीजेपी को तो पहले से पता था कि ये बिल गिरेगी और बंगाल चुनाव में इसका लाभ उठाने के लिए बीजेपी। ये स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है। जब सामने चुनाव है तो लोग, वहाँ सन्यासियों की जमात तो नहीं है, अब तो सन्यासी भी राजनीति करने लगे, तो सन्यासियों की जमात नहीं है सारे लोग। ये तो पक्ष विपक्ष में बातें उठेंगी, इरादों पर ये सवाल खड़े होंगे कि आपका इरादा ये नहीं था, आपका इरादा वो नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ पेच वहीं आके फंस गया।
और महिला बिल ये अपेक्षित है, आधी आबादी को आधा हक मिले, इसको जितना बुलंदी से मैंने उठाया था, पूरे सदन में को ठप कर दिए थे, अकेले हमने ठप किया था। और मेरा 36 वर्षों बाद, राजनारायण जी के बाद मेरा मार्शल आउट हुआ था। मेरे सर फटे थे शीशे से और मेरे हाथ कटे थे, अभी भी निशान है। मेरा सदन में महिलाओं के अधिकार के सवाल पर खून गिरा था। हमने इस सवाल पर लहू से इस अधिकार को सींचने का काम किया अपनी हैसियत के मुताबिक। हम अकेले अपनी पार्टी के मेंबर थे और हमने अकेले सदन को ठप कर दिया था। महिला विरोधी बिल वापस लो, ये महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद। और ये जो प्रतिपक्ष जो हंगामा कर रहा था उस पर सवाल खड़ा करते हुए अकेले मैंने ठप कर दिया था। और तब ऐसे में मेरा मार्शल आउट हुआ था। मैं समझता हूँ 36 वर्षों बाद, राजनारायण जी के बाद मेरा हुआ था सदन में। और जो हड़बड़ी में लोगों ने उठा करके लेके भागा, शीशे के दरवाजे से मेरे हाथ टकराए, हाथ कटे, सर टकराए, सर फूटे। और उसके बाद इसके विपक्ष में सारी महिलाएं, गीता मुखर्जी थी, ममता बनर्जी थी, भावना चिल्खिया थी, ये सारे लोग और सबों ने साथ दिया था मेरा। लोग अस्पताल आए थे, ममता जी तो वो सारी चीज की मेरा पट्टी बांधी थी और अस्पताल गए थे। बाल योगी जी आए थे सॉरी बोलने, जिस तरह से मार्शल आउट हड़बड़ाहट में हुई। और उसके बाद लवली आनंद दूसरे दिन एक बार भगत सिंह ने पर्चा फेंक के, बम फेंक करके और गिरफ्तारी दी थी। और उसके बाद मजदूर के बिल के सवाल पर, महिला बिल के सवाल पर लवली आनंद ने पर्चेबाजी करके विशिष्ट दर्शक दीर्घा से, वो एमएलए थी उन दिनों, मैं एमपी था, वो नबीनगर से एमएलए थी, तो उन्होंने पर्चेबाजी करके और फिर वही नारा महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद, उन्होंने अरेस्टिंग दी थी। 48 घंटे का स्पीकर ने उनको सजा सुनाई थी, जो 12 या 24 घंटे की माफी मिली उनको। और बाद में वो स्पीकर का जो कक्ष था वही एक कारागृह बनाया गया, वहीं उनको गिरफ्तार रखा गया लोगों से मिलने जुलने से। और बाद में महिलाओं के आग्रह पर बाल योगी जी ने अपना 48 घंटे का जो गिरफ्तारी था उसको वापस लिया था। और मैं समझता हूँ 24 घंटे के बाद वो छूटी थी। तो ये सब हमारे वाइफ हस्बैंड का तो इस बिल पर एक बलिदान है, कुर्बानी है, बड़ा योगदान है कि भाई आधी आबादी को आधा हक। और यही कारण है कि हम लोगों के मित्र, उस समय हम लोग साथ थे, नीतीश जी ने जब सरकार की बागडोर संभाली तो सबसे पहले पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण और नौकरियों में 33% उन्होंने दिया। आज ये बिल का नहीं पास होना फिर से एक सवालिया निशान ये पेश करता है कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के अधिकार को सदियों से, हजारों वर्षों से कुचला गया है। और आज भी पुरुष प्रधान इस देश की संसद ने इसका मजाक उड़ाया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ सर, दोनों पक्षों पर, एक पक्ष में, दोनों पक्षों पर। या तो इसको लाना नहीं चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, या सबको विश्वास में लेकर लाना चाहिए। और अगर आप, तब आपको अधिकार था कि इसने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, जब आप सबको, सबकी सहमति बनाते हैं। और सहमति बनाने में ये चालाकी हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से, कि तीसरा बिल एक घुसेड़ दीजिए। ये तो सबको चौंकाने वाली चालाकी थी, इसको तो चालाकी कहेंगे, राजनीतिक चालाकी। ये आपको लाना था महिला बिल, उसके लिए परिसीमन, वहां तक स्वागत योग्य कदम था।
लेकिन जैसे आप कहिएगा कि साधारण बहुमत से हम बड़े कानून और बड़े अंतर संविधान में संशोधन ले आएंगे, ये गलत है। हमारे मनीषियों ने जो बेहतर संविधान दिया, वर्षों की मेहनत के बाद जब ये यहाँ का गणतंत्र लागू हुआ और बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में राजेंद्र बाबू, कितने बड़े बड़े मनीषी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, एक से एक मनीषियों ने जो उस समय लाया, तो उसने कहा, संविधान कहता है कि जब बड़े बदलाव की बात होगी तो 2/3 बहुमत की जरूरत, इसलिए कि संविधान साधारण बहुमत से कोई सरकार, कोई काला कानून या मनमर्जी देश पर नहीं थोपती। यही तो प्रावधान किया गया है। इसको आप एक चालाकी से हटाना चाहेंगे तो लोग सजग है और इसका विरोध होगा, और उसकी बलि चढ़ी महिला बिल। सर, एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया कि कई सारे बिलों थे, चाहे यूजीसी एक्ट को लेकर के हो या 131वां जो संविधान संशोधन था, या और आम सहमति बनाने की सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती, ना पब्लिक परसेप्शन वैसा बनाया जाता, ना विपक्ष से बात किया जाता है, यहाँ तक कि सहयोगी दल से भी ढंग से बात नहीं किया जाता है। एक तरीके से फरमान चालू कर दिया जाता है। यूजीसी पर तो चेयरमैन ने कह दिया कि मुझको जानकारी नहीं थी। चेयरमैन, जो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। दूसरी बात की यूजीसी पर के मामले में मैं साफ सबसे पहले मैंने वक्तव्य दिया कि भाई यूजीसी ये जो कहता है रोल बैक, वापस लो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वापस लो, मैं इस बात के लिए सारे लोग मानेंगे कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटती थी, लोग लाज में लोग कोर्ट नहीं जाते थे, पुलिस में नहीं जाते थे, और लोग बलात्कारी छूट जाते थे। तब ये समय का तकाजा था कि कानून बना कि पीड़िता का बयान ही अंतिम होगा। ऐसे नहीं आया। अब उसके दुरुपयोग हो रहे हैं। दहेज प्रथा, दहेज हत्याएं होती थी हमारे समाज में, तब दहेज का कानून आया, ये सच है। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। दलित एक्ट आया, जनगणना कारणों से उसके अपमान सदियों से, हजारों साल से होते रहे हैं। जाति की जड़ें इस देश में बड़ी गहरी हैं, इसको मानना हो। इस कारण से दलित एक्ट आया। अब उस दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, कौन नहीं जानता है। दलित, आप में हम में झगड़ा होगा, आप ही का गोतिया जाएगा, हर एक दलित को खड़ा करके केस करवा देगा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आप उसमें संशोधन की मांग कीजिए। आप कहिए कि दलित एक्ट का या दहेज प्रताड़ना का या रेप केस का या यूजीसी का अगर दुरुपयोग होता है तो ये सुनिश्चित करो उसके दुरुपयोग से कोई विद्यार्थी जो पढ़ने निकला है, देश की सेवा के लिए निकला है, वो हथियार न उठा ले उस अन्याय के खिलाफ, वो बागी न बन जाए, वो गलत रास्ता न अपना ले। इसलिए उस कानून के दुरुपयोग पर सख्ती बरती जाए। जिसने भी इसका दुरुपयोग किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दंड के प्रावधान हो, ताकि उसका दुरुपयोग हर कीमत पर रुके। अगर ऐसा होगा तो फिर यूजीसी का या कोई कानून का विरोध कोई माने नहीं रखता है। उसमें संशोधन की बात हमने कही, और हमने कहा था जब एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कहती है 90% वालों ने बहुत अन्याय किया है, इन पर तो होना ही चाहिए। उसी दिन हमने कहा था खगड़िया की एक सभा में, जब कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही थी, इसका दुरुपयोग जब राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रही है तो इसका दुरुपयोग तो तय है कि कह रहा है कि होगा, आभास मिल गया। और वही हमें खुशी है कि इन्हीं सब बातों को नोटिस, ये नहीं कहते कि मैं बोला और उसके कारण
लेकिन इन बातों का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया और लटका। अब लोग कहते हैं कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोल रहे, तुम अपने नैरेटिव के अनुसार हमको सुनना चाहता है, मैं हमको जो बोलना चाहिए सबसे पहले बोले, बिना डरे बोलते हैं, हम बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन आप सुनना चाहते हैं वो जो आप हमसे कहवाना चाहते मेरे मुंह में डाल के। लोग कहते हैं कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोले, वो उन्हीं लोगों से पूछिए कि नितिन नवीन जी क्यों नहीं बोल रहे, संजय झा जी क्यों नहीं बोल रहे, ललन सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे, बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे। आनंद मोहन क्यों नहीं बोल रहे, अरुण जी से सवाल होगा जो कहीं नहीं है, अरुण जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम लोग हैं सदन में थे तो वे दहाड़ के बोलते थे, अभी सड़क पर है सबसे पहले बोल। आप सुनना नहीं चाहते बहरे तो हम कहां से सुनाएंगे आपको, और आपके मुताबिक नहीं सुनाएंगे, जो दिल कहेगा वही सुनाएंगे, जो सच होगा वही सुनाएंगे। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए आनंद मोहन जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।